अभी तक हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनको कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और आइसोमेरिज्म को हमने 3 डिफरेंट पैरामीटर्स पे स्टडी किया था। कुछ ऐसे आइसोमर्स थे जो कि सिंपली फंक्शनल ग्रुप की रीअरेंजमेंट की वजह से होते हैं, जिसमें हमने एल्डोहेक्सोसिस और कीटोहेक्सोसिस की एग्जांपल्स पढ़ी थी कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फिर हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि समटाइम्स काइनेलिटी की वजह से भी आइसोमेरिज्म का फिनोमेना जो है वो शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसकी वजह से जो बनने वाले आइसोमर्स होते हैं उन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, जो कि फर्दर 2 कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। ये मिरर इमेजेस हैं ये। और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि समटाइम्स 2 डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स भी जो है वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और ये तब होता है जब उनके अराउंड सिर्फ एक कायरल कार्बन पे जो ग्रुप्स है उनकी पोजीशन जो है वो वेरी करती है, और बाकी पोजीशन जो है वहां पे कायरल कार्बन पे बाकी पोजीशंस के ऊपर OH ग्रुप और हाइड्रोजन जो है उनकी सेम ओरिएंटेशन होती है। ऐसे आइसोमर्स को हम एक्चुअली एपीमर्स कहते हैं। ठीक, और इसके बाद हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो मोनोसेक्राइड्स है, बिकॉज इनका फंक्शनल ग्रुप मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है अगर ये मॉडिफाइड शुगर्स नहीं, तो दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स, और ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करती हैं, इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, अपने फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर लेती हैं और किसी दूसरे मॉलिक्यूल की रिडक्शन करवा देती हैं, बिकॉज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो जाते हैं। सो वी कैन से कि ये एक खास किस्म का आप कह रहे हैं टेस्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट जो मोनोसेक्राइड्स हैं, जो फ्री फॉर्म में शुगर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेरिंग और द बेनेफिट टेस्ट। और लास्ट में हमने शुगर्स की मॉडिफिकेशन की बात की थी कि समटाइम्स जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं या वेरी रेयर टाइम्स हम लोग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की भी रिप्लेसमेंट देखते हैं। सो आपकी जितनी भी मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें प्रेजेंट ग्रुप्स के ऊपर समटाइम्स अमाइनो ग्रुप, समटाइम्स फॉस्फोराइल ग्रुप, ये ग्रुप्स आके अटैच हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये एक तरह की मॉडिफिकेशन है। और जब आप आगे जो नेक्स्ट क्लासेस है उसमें जाके इस चीज को डिटेल पढ़ेंगे तो आप इस चीज को भी समझेंगे कि समटाइम्स ये जो अटैचमेंट ऑफ ग्रुप है, चाहे वो किसी प्रोटीन के ऊपर है, किसी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर है, ये उस मॉलिक्यूल को कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज असाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन में एंजाइम्स को डिस्कस करते हैं, तो एंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन और उसकी डीफॉस्फोराइलेशन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप एंजाइम को एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हो। इसी तरह से अगर कार्बोहाइड्रेट्स में आप शुगर्स की फॉस्फोराइलेशन या उनकी एमिनेशन की बात करते हो तो उसकी वजह से वो एक खास किस्म के स्ट्रक्चर का पार्ट बन सकती है। जैसे आप कह सकते हो कि जो एमिनेटेड शुगर्स हैं जिसमें ग्लूकोजामाइड है, ये आपके पास बैक्टीरियल सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो समटाइम्स जो मॉडिफाइड शुगर्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर इसलिए होती है कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन या किसी स्ट्रक्चर को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो मोनोसेक्राइड्स के बाद जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम डायसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। डायसेक्राइड्स में आप लोगों ने जिन पॉइंट्स को कंसीडर करना है वो ये पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं किसी एक डायसेक्राइड का नेम लेती हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि इस डायसेक्राइड में जो पॉइंट्स आपने कंसीडर करने हैं पहले उनको देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ डायसेक्राइड, देयर इज अ डायसेक्राइड माल्टोज। लेक्चर सब लोग नोट किया करें ताकि जब आप लोग बुक के साथ कंपेयर करते हो ना, जो पॉइंट्स मैंने बताया होता है सिर्फ आप उनको ही स्टडी किया करो। सो डायसेक्राइड्स के अंदर हमारे पास यूजुअली ये ओलिगोसेक्राइड की एक कैटेगरी से बिलोंग करती है, और इसमें जो एक कंडीशन है वो ये है कि इसमें जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो यूनाइट होंगे या 2 आपके पास जो शुगर रेसिड्यूज हैं उनकी फ्यूजन होगी। डायसेक्राइड्स में यू हैव 2 शुगर मॉलिक्यूल्स। अब एक डायसेक्राइड को दूसरे डायसेक्राइड से डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देयर इज अ डायसेक्राइड माल्टोज एंड सेकंड डायसेक्राइड इज लैक्टोज। आप माल्टोज को लैक्टोज से तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब आपको ये पता है कि माल्टोज के अंदर कौन सी 2 शुगर्स प्रेजेंट हैं और लैक्टोज के अंदर कौन सी 2 शुगर्स प्रेजेंट हैं।
एक तो आपने जब भी डायसैकेराइड्स को स्टडी करना है आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं, उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए, उनकी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये चीज देखी है कि हमारी जो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं यूजुअली वो डी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द शुगर्स आर इन देयर अल्फा फॉर्म, जबकि बाकी सिस्टम्स के अंदर बीटा फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकती है, बिकॉज हमारे पास बीटा फॉर्म को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स अवेलेबल नहीं होते। तो अगर ये फॉर्म डाइट के थ्रू हमारी बॉडी में आती है तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन वैसे ही एग्जिस्ट करती है एक स्पेसिफिक रेशियो में, जो हमने न्यूटन रोटेशन की बात की थी कि देयर इज अ स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम बिटवीन अल्फा बीटा फॉर्म एंड द लीनियर फॉर्म ऑफ द शुगर, ठीक है। लेकिन डाइट में अगर आप बीटा ग्लूकोज कंटेनिंग किसी पॉलीसेकेराइड को कंज्यूम करते हो, फॉर एग्जांपल सेलुलोज को कंज्यूम करते हो, तो वो इनडाइजेस्टेबल है बिकॉज इसको डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो बॉडी में अवेलेबल नहीं है। ओके, सो अगर हम इन डायसैकेराइड्स की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड्स का पता होना चाहिए, उनकी फॉर्म्स का पता होना चाहिए कि वो किस इनैंशियोमेरिक या किस एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहती हूँ कि माल्टोज इज अ डायसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्लूकोज डी ग्लूकोज है या एन ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज इज डी ग्लूकोज, और ये भी पता होना चाहिए कि ये किस एनोमेरिक फॉर्म में, अल्फा फॉर्म में है या बीटा फॉर्म में। सो माल्टोज इज अ डायसैकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें जो दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं वो कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। सेकंड जो चीज आपने कंफर्म करनी है वो आपने ये करनी है कि इन दोनों मोनोसैकेराइड्स के दरमियान कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, किस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ये आपस में ज्वाइन होंगे। तो इस केस में आपके पास जो लिंकेज होगा इट विल बी अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इट मींस कि आपके पास एक अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, दे विल अंडरगो द कंडेंसेशन रिएक्शन, और उसके बाद आपके पास ये जो है वो डायसैकेराइड बने, ठीक है। एक चीज आपने इसके पहले मोनोमर्स देखे, उनकी फॉर्म्स देखी इनैंशियोमेरिक और जो आपके पास है एनोमेरिक फॉर्म्स। दूसरा आपने देखा कि इसमें कौन कौन से लिंकेजेस प्रेजेंट है। अब थर्ड चीज जो आपने यहाँ पे देखनी है वो ये है कि आफ्टर द पॉलीमराइजेशन या आफ्टर द कंडेंसेशन रिएक्शन जो आपके पास बनने वाला डायसैकेराइड है, क्या वो रिड्यूसिंग है या नहीं, वो रिड्यूसिंग है या वो नॉन रिड्यूसिंग। ये 3 पॉइंट्स आप अगर देखोगे ना हर एक डायसैकेराइड के बारे में, तो आपको इनको एक दूसरे से कंपेयर करना और इनमें जो डिफरेंसेस हैं उनको आप इजीली हाईलाइट कर सकोगे। एंड फाइनल पॉइंट इज कि व्हिच एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, यानी इनके दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसकी हाइड्रोलिसिस के लिए या उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए अब हम जो है वो डिफरेंट डायसैकेराइड्स इनको देखेंगे। जो भी डायसैकेराइड मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी आपने पहले उसके मोनोसैकेराइड्स देखने हैं, फिर उनमें लिंकेजेस देखने हैं, उसके बाद उसकी रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग नेचर बतानी है, और फाइनली हमने ये चीज देखनी है कि अगर इस डायसैकेराइड में बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यूज होना है, हाइड्रोलाइज होना है, तो उसके लिए हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होना जरूरी है। So first of all हम माल्टोज से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज माल्टोज और इसमें किस किस्म का जो है वो लिंकेज प्रेजेंट होता है। आपके पास जो है देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स, जो है कुछ बुक्स के अंदर ये चीज भी रिपोर्ट की गई है कि आपके पास जो माल्टोज है ये सिंपली 2 ग्लूकोज का डायसैकेराइड है और इसमें कम से कम एक शुगर अपनी अल्फा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है लेकिन सेकंड शुगर इज प्रेजेंट इन द बीटा फॉर्म। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर यही चीज रिपोर्ट की गई है कि जो माल्टोज है इसमें जो दोनों ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं वो अपनी अल्फा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो आप इस दोनों में से किसी भी जो है वो फॉर्म को अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि वो ग्लूकोज जो कि स्पेसिफिकली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है वो ग्लूकोज कभी भी बीटा फॉर्म में नहीं जाएगी, वो हमेशा किस फॉर्म में होगी, अल्फा फॉर्म में। बिकॉज इस चीज पे सबका कंसेंसस है कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है दिस बॉन्ड इज अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
इट मींस कि जो शुगर अपना फर्स्ट कार्बन यूज कर रही है वो अल्फा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो सेकंड शुगर को आप बीटा भी कंसीडर कर सकते हो और अल्फा भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन द फर्स्ट शुगर, द शुगर व्हिच इज यूजिंग इट्स एनोमेरिक कार्बन, द फर्स्ट कार्बन, वो हमेशा अल्फा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता चल गया कि इसमें प्रेजेंट मोनोमर्स जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज, मैं दोनों तरफ अल्फा डी ग्लूकोज को लेके चल रही हूँ, तो हम लोग इन दोनों अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग भी ड्रॉ करें। अल्फा है तो इट मींस कि आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन अपवर्ड होगा ना, यस और नो? So this is the alpha D glucose. आपके पास दो मोनोसेक्राइड्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, सेकंड इज अल्फा डी ग्लूकोज, और हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि इस केस में जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनना है उसमें ये जो फर्स्ट शुगर है ये अपना फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो ग्रुप है या इस कार्बन को यूज करेगी, और सेकंड जो शुगर है वो अपने फोर्थ कार्बन को यूज करेगी, और यहाँ पे इन दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स के दरमियान कंडेंसेशन होगी। सपोज कि यहाँ से आपका पूरे का पूरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप यूज हो जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाता है, तो पीछे बचने वाला जो ऑक्सीजन है वो इन दोनों कार्बन एटम्स के साथ लिंक्ड होगा। फर्स्ट कार्बन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। समझ आ रही है कि जब यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिमूव होगा, अगर मैं इसको इधर से रिमूव करती हूँ तो आपके पास कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई ना, कार्बन ओवरऑल 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे जो एक बॉन्ड उसने हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ बनाया था वो अब डिस्प्लेस हो गया क्योंकि कंडेंसेशन में यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिमूव हो। सेकेंड आपके पास यहाँ पे फोर्थ कार्बन एटम है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे बॉन्ड जो डिस्टर्ब हुआ है ये ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्टर्ब हुआ है, बिकॉज ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, और ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बनाती है ना, एक बॉन्ड तो अभी भी वो इस कार्बन के साथ बना रही है, तो सेकंड बॉन्ड की जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करने के लिए दिस ऑक्सीजन विल बी लिंक्ड विद दिस कार्बन। सो ये वाला जो आपका बॉन्ड है इसको हम कहते हैं कि दिस इज ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बिकॉज हियर एन ऑक्सीजन एटम इज वर्किंग एज अ ब्रिज, और ये दो जो शुगर्स हैं उसको कंबाइन कर रही है। सो दिस इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इस पर्टिकुलर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, व्हिच मींस कि शुगर जो अपना फर्स्ट कार्बन यूज कर रही थी, ग्लूकोज जो अपना फर्स्ट कार्बन यूज कर रही है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो अल्फा एनोमेरिक फॉर्म में है, उसका फर्स्ट कार्बन यूज हो रहा है और ये बॉन्ड बना रही है। एरोहेड यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दिस इज द मेजर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि अपना एनोमेरिक कार्बन यूज कर रहा है, एंड द सेकंड ग्लूकोज इज यूजिंग इट्स फोर्थ कार्बन। नाउ दिस इज द कंप्लीट डायसैकेराइड। क्या ये डायसैकेराइड रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? नेक्स्ट हमने ये चीज कंफर्म करनी है ना कि क्या ये डायसैकेराइड रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। मोनोसैकेराइड में हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज एक्चुअली किसी भी शुगर के अंदर किस ग्रुप की वजह से होती हैं? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, उसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो ग्रुप है उसकी वजह से होती है। So, अगर आप ऐसा होल इस डायसैकेराइड को देखें तो आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज तो अपना फर्स्ट कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर रही है। इट मींस कि इस शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है या जो एनोमेरिक कार्बन है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो नहीं कर सकता। दिस इज नॉन रिड्यूसिंग बिकॉज ये इस टाइम फ्री नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करने के लिए। बट द सेकंड ग्लूकोज जिसका फर्स्ट कार्बन अभी भी फ्री है, वो किसी किस्म की ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। So, ओवरऑल इस पूरे के पूरे डायसैकेराइड में एक तरफ आपके पास जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो हो रही है। सो दिस शुगर विल बी रिड्यूसिंग शुगर। समझ आ रही है? पहले हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स देखी, उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखी, उनके दरमियान लिंकेज किस किस पोजीशन पे बनना है उस चीज को ऑब्जर्व किया, और अब हम देखते हैं कि माल्टोज इज एक्चुअली अ रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज इसमें दो में से जो एक मोनोसैकेराइड है उसका जो फर्स्ट कार्बन है या जो एरोमेरिक कार्बन है इट इज फ्री, और ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है। नाउ
अगर आप इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होगा? अमाइलेज। यस, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो माउथ में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है व्हिच इज स्पेसिफिक टू क्लीव द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड between the sugars, and this enzyme is amylase. So amylase enzyme is required for the hydrolysis of this disaccharide. क्लियर हो गया? सो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है कंडेंसेशन का, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर इसी चीज को हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं थ्रू स्लाइड्स, ताकि वहाँ पे जो पॉइंट्स हैं हमको भी देख लें। अगर आप इस स्लाइड को कंसीडर करें तो इसमें आप लोग जब बुक में भी पढ़ेंगे तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि समटाइम्स आपका जो लिक्विड है उसको अल्फा 1,4 की बजाय इस तरह से नेम किया जाता है। तो इसके पीछे रूल्स क्या हैं, कुछ रूल्स को देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको किसी डाइसैकाराइड का नेम लिखना है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी है। गिव द कॉन्फ़िगरेशन आपका लेफ्ट मोनोसैकेराइड, दिस इज द राइट, ठीक है। तो आपका ये वाला मोनोसैकेराइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देंगे और आपके स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे पहली पोजीशन को ऑक्यूपाई, ठीक है। तो इस शुगर का आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी है, फिर आपने इसकी स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म प्रोवाइड करनी है, फिर आपने इस शुगर का नेम प्रोवाइड करना है। तो जो पहली शुगर है वो किस स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म में थी, किस एरोमेरिक फॉर्म में थी, और उसका नेम क्या था, उसका कौन सा कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में यूज हो रहा है, दैट एरो। और आफ्टर एरो आप सेकंड कार्बन की तरफ, सेकंड जो शुगर है उसके बारे में बताओगे कि इस शुगर का फोर्थ कार्बन यूज हो रहा है और ये भी अपनी डी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे आप बीटा लिख सकते हो, बीटा डी ग्लूकोपायराइड। आप इस नेम को अगर आप देखें तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि देयर इज द अल्फा डी ग्लूकोपायराइड साइड। जो Y और L की सूफिक्स होती है इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि नेम ऑफ कॉन्टिन्यूअस। जैसे अल्काइल, अल्काइल के आगे भी कोई दूसरा ग्रुप आके अटैच हो सकता है, लेकिन एंड पे आप ये चीज ऑब्जर्व करें जब देखो आपके नेम ऐड करने तो वहां पे ग्लूकोपायराइड, यानी आपकी पायराइड को देखकर यहां पे इसका नेम पता होगा। अगर इसके बाद भी कोई ग्रुप अटैच होता है तो यहां पे भी जो है वो पायरानोस की बजाय पायरानोसाइड, ठीक है। तो आप अल्फा 1,4 भी लिख सकते हैं, और अगर इस तरह से बुक में ये नॉमेनक्लेचर यूज की गई है, आपने अगर इस तरह से नेम करना है तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको आपको माइंड में रखना। समटाइम्स अब जैसे आप लोग आगे डाइसैकाराइड्स और पॉलीसैकाराइड्स पढ़ेंगे जिसमें मल्टीपल ग्लूकोज रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स आप ये भी चीज ऑब्जर्व करेंगे कि किसी शुगर को इस तरह से भी कोड वर्ड्स में भी लिखा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दिया गया है कि ग्लूकोज और उसके बाद उसका लिंकेज एंड देन सेकंड शुगर। ग्लूकोज के लिए जो यहाँ पे आप जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं जो सुफिक्स यूज होती है दिस इज, जो उसके लिए कोड यूज होता है वो समटाइम्स GLC यूज होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज ग्लूकोज, लेकिन GLC की बजाय GLU भी समटाइम्स आपको लिखा हुआ मिलेगा सर्टेन। तो ग्लूकोज के लिए आपने कौन सा कोड यूज करना है, GLU या फिर GLC। एक तरफ आपका ग्लूकोज है, then लिंकेज स्पेसिफाई किया गया है कि लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज इज 1,4 एंड देन द नेम ऑफ सेकंड मोनोसैकेराइड। क्योंकि माल्टोज में दोनों मोनोसैकेराइड ग्लूकोज है, इसलिए आपको इसको अगर इस तरह से कोड में रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखेंगे ग्लूकोज अल्फा 1,4 ग्लूकोज, ठीक है। सो ये कुछ रूल्स हैं या कुछ आप देखेंगे इस तरह से जो है वो आपको आपकी बुक के अंदर, रेफरेंस बुक के अंदर, या आप अगर इंटरनेट से जो है वो कोई टॉपिक देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मल्टीपल टाइप्स में जो है वो डाइसैकाराइड के नेम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोगों को इन सबको रीड करना आना चाहिए ताकि अगर किसी एक फॉर्मेट में नेम लिखा हुआ है तो आप उस पर कंफ्यूज ना हो इस चीज से मैं फैमिलियर। लेकिन आप डेफिनेटली इनमें से कोई सा भी जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, वो सारे एक्सेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब ग्लूकोज के अलावा जो सेकंड हमारे पास जो शुगर है लैक्टोज। ओके, लैक्टोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें भी हमने उन्हीं रूल्स को अप्लाई करना है। और लैक्टोज के केस में हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास जो है ये लैक्टोज जैसे कि एक मिल्क शुगर है, ये डोमिनेंटली प्रेजेंट है, जो डेयरी प्रोडक्ट हम के अंदर प्रेजेंट होती है। और अगर इस डाइसैकाराइड में प्रेजेंट आप मोनोसैकाराइड को ऑब्जर्व करें तो आपके पास यहाँ पे जो दोनों शुगर्स हैं वो बीटा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो अगर उसी तरह से जैसे हमने माल्टोज के लिए प्रैक्टिस की है हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लें
ये प्रैक्टिस बच्चों आप लोगों के लिए होती है, वरना स्लाइड से कंपेयर करना या बताना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं जल्दी से जो है वो टॉपिक कवर करके जा सकती हूँ, लेकिन प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए करवाई जाती है ताकि अगर आप लोगों के माइंड में किसी एक स्ट्रक्चर के हवाले से कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उससे पूछें। ओके, माल्टोस में पहले हमने देखे कि इसमें कौन कौन से दो मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं, उनके नेम्स लिख देते हैं। बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज के केस में तो हमें पता है कि अगर बीटा कार्बन एटम कोई बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास एंजाइम, जैसे सेलुलोज में हम हैं, बट वी हैव द एंजाइम जो कि गैलेक्टोज अगर बीटा फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। यानी सेलुलोज को तो हम इसीलिए हाइड्रोलाइज ना करते कि वी डोंट हैव एन एंजाइम जो बीटा ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करे। लेकिन बीटा इस केस में जो हमारे पास डायसैकेराइड बनेगा, इसमें गैलेक्टोज इज द मोनोसेक्राइड जो कि अपने फर्स्ट कार्बन को यूज करेगा, कार्बन 1 को, एंड ग्लूकोज इज द मोनोसेक्राइड जो कि अपने कौन से कार्बन को यूज करेगा, कार्बन नंबर 4 को। तो इसका मतलब है कि अगर हमें डायसैकेराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे किसको रखेंगे, गैलेक्टोज को, बिकॉज लेफ्ट साइड पे हम उसी शुगर को रखते हैं ना जो अपना फर्स्ट कार्बन यूज कर रहे हैं, और जो दूसरी शुगर जो फोर्थ कार्बन यूज कर रहे हैं उसको हम राइट साइड पे रखेंगे। सो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के पहले इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद कंडेंसेशन के बाद हम देखते हैं कि डायसैकेराइड किस तरह से बीटा फॉर्म में है तो OH ग्रुप अपवर्ड होगा, गैलेक्टोज है तो फोर्थ पोजीशन पे ग्रुप की पोजीशन क्या होगी, तो एक तरफ आपके पास गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, दोनों जो है वो अपनी बीटा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन गैलेक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस ये होता है कि फोर्थ पोजीशन पे जो ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड पे होते हैं। तो दिस इज द बीटा डी गैलेक्टोज या बीटा डी गैलेक्टोपाइरानोज, ठीक है, एंड दिस इज बीटा डी ग्लूकोज या फिर बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। अब इनके दरमियान जब कंडेंसेशन होगी तो बीटा डी गैलेक्टोज अपना ये वाला ग्रुप यूज करेगा एंड बीटा डी ग्लूकोज जो है वो इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप को यूज। कंडेंसेशन रिएक्शन में OH ग्रुप अगर गैलेक्टोज की तरफ से डोनेट होता है तो यहाँ पे आपके पास कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड का पोटेंशियल आ जाएगा, और जैसे हमने पहले देखा था अगर हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ से यूज हो रहा है तो आपके ऑक्सीजन में भी एक बॉन्ड का पोटेंशियल डेवलप हो जाए। इट मींस कि ये वाला कार्बन एटम अपनी इस पोजीशन के ऊपर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो अब आपके पास जो बॉन्ड बनेगा इस ऑक्सीजन की वजह से बनेगा। इसको समटाइम्स इस तरह से फ्लिप ओरिएंटेशन में दिखाया जाता है बिकॉज आपके जो दोनों रिएक्टिंग ग्रुप्स हैं OH ग्रुप एक तरफ अपवर्ड है और दूसरी तरफ डाउनवर्ड है, तो दैट्स व्हाई आपको जो है वो स्ट्रक्चर इस तरह से या बॉन्ड इस तरह से दिखाया जाता है जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। सो दिस बॉन्ड इज एक्चुअली बीटा 1,4 जिसमें आपके पास गैलेक्टोज जो है ये बीटा पोजीशन में है, इस बीटा फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसी तरह से जो ग्लूकोज है ये भी बीटा फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन हमेशा हम इस बॉन्ड को स्पेसिफाई करने के लिए उस शुगर की जो है वो एनोमेरिक फॉर्म लिखते हैं जो कि अपना फर्स्ट कार्बन यूज करते हैं। सो इस केस में हम इस बॉन्ड को कहेंगे कि दिस इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, O ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ओके, मोनोसेक्राइड्स का हमें पता चल गया उनके दरमियान किस तरह से ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड का नेम क्या होगा, ये चीज भी हमने देख ली। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। कहां पे फ्री है, लेफ्ट या राइट साइड, राइट साइड पे। सो दिस ग्रुप इज actually required for showing the reducing properties in any solution. So आपका ये
ये जो डायसैकराइड है लैक्टोज, ये इस ग्रुप की वजह से या कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज की वजह से जो किसी भी सोल्यूशन के अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि लैक्टोज इज आल्सो अ रिड्यूसिंग डायसैकराइड। सारे में ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि रिड्यूसिंग डायसैकराइड क्या है, किसी रिड्यूसिंग डायसैकराइड का मेन फीचर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, उसमें किस किस्म का बॉन्ड है, तो यू हैव द ऑप्शन कि आप माल्टोज या लैक्टोज में से किसी भी शुगर के बारे में जो है वो बता सकते हैं। सो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, दिस एंजाइम इज लैक्टेज। ठीक है। और अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी, चूंकि ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है कि समटाइम्स ये एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता सम न्यू बॉन्ड्स में, उनको जो डिजीज होती है उसे हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। होपफुली वो यहाँ पे कहीं होगी, हम उसको इसके बाद डिस्कस करेंगे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस एक्चुअली होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सुक्रोज के केस में हमारे पास दो हेक्सोजेस हैं और उस हेक्सोजेस में एक जो है वो ग्लूकोज है और दूसरी हेक्सोज कौन सी है? फ्रुक्टोज। यानी जो दोनों आइसोमेरिक शुगर्स हैं, एल्डो हेक्सोज ग्लूकोज एंड कीटो हेक्सोज फ्रुक्टोज, ये दोनों जो है वो इसके अंदर गैस है। अगर इनकी जो एनेंटियोमेरिक या एनोमेरिक फॉर्म है उसको हम देखें तो जो ग्लूकोज है वो अपनी अल्फा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है और जो फ्रुक्टोज है वो अपनी बीटा फॉर्म के अंदर है। यानी sucrose is actually a disaccharide of alpha D glucose and beta D fructose. अगर इन दोनों शुगर्स के हम पहले स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जिसमें ग्लूकोज अपनी अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट होगा और उसके बाद हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सो इस केस में जो कार्बन एटम्स हैं जो यूज होंगे फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, अल्फा है तो हाइड्रोजन अपवर्ड होगा, प्लस ग्लूकोज फ्यूरानोज रिंग बनाती है, 5 मेंबर रिंग है। यस मैम। दिस इज द कार्बन नंबर। अच्छा, आप इस केस में जो आपके पास ग्लूकोज की है ना पोजीशन, उसको हम इन्वर्ट करेंगे।